एक तरफ यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा पद और दूसरी तरफ इंडिया का पहला डेथ बाय ट्विटर स्कैंडल। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी इंग्लिश डिक्शनरी से भी भारी है, लेकिन जिसकी जिंदगी किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं। डिप्लोमेसी के पीक से लेकर मर्डर मिस्ट्री और करप्शन के आरोपों तक। 1956 का साल, लंदन के एक शांत मोहल्ले में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा गया शशि कृष्णन चंद्रशेखरन थरूर। घर भले लंदन में था, लेकिन जड़ें केरल के पलक्कड़ की थीं। बस 2 साल के हुए ही थे कि परिवार फिर से भारत लौट आया। ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी दुनिया शहर दर शहर फैलती चली गई। कभी बॉम्बे के कैंपियन स्कूल की भीड़भाड़, कभी कोलकाता के सेंट जेवियर्स की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। कम उम्र में ही इतनी जगहें देखने से उसके सोचने का अंदाज दूसरों से अलग हो गया था। और पढ़ाई, वो तो मानो उसकी नसों में बहती थी। 10 साल की उम्र में जब बच्चे आमतौर पर कॉमिक्स ढूंढते फिरते हैं, शशि की अपनी लिखी कहानी द फ्री प्रेस जर्नल के संडे एडिशन में छप चुकी थी। परिवार ने अखबार हाथ में लिया तो घर में एक ही बात, ये तो कमाल कर दिया शशि। 11 साल की उम्र आते आते उन्होंने खुद एक वर्ल्ड वॉर 2 एडवेंचर नोवेला ऑपरेशन बेलॉस लिख डाली। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम, यह साफ दिखाता था कि उसकी सोच कितनी आगे भाग रही थी। 1975 में उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में ऑनर्स पूरा किया और फिर खुद से कहा, अब वक्त है दुनिया को समझने का, सिर्फ किताबों को नहीं। वो अमेरिका चले गए। वहां इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स, फिर लॉ एंड डिप्लोमेसी में मास्टर्स और अंत में इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी कर डाली। ये सोचकर हैरानी होती है कि सिर्फ 22 साल की उम्र में वो फ्लेचर स्कूल के इतिहास में सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने जिन्होंने डॉक्टरेट हासिल किया। इंदिरा गांधी के दौर में भारत की विदेश नीति पर उनकी रिसर्च अगले ही साल रीजन्स ऑफ स्टेट नाम की किताब बनकर आ चुकी थी। कॉलेज के दिनों में मिली तिलोत्तमा मुखर्जी से उन्होंने शादी कर ली। यूएन की नौकरी ने दोनों को एक शहर से दूसरे शहर तक लगातार घूमते रहने पर मजबूर कर दिया। इस सफर के बीच उनका परिवार बड़ा हुआ, जुड़वा बेटे ईशान और कनिष्क। शशि हंसकर अक्सर कहते, एक दुनिया यूएन की है और एक घर की, दोनों को संभालना सबसे बड़ी सीख है। ईशान आज वॉशिंगटन पोस्ट में जर्नलिस्ट हैं और कनिष्क अपनी राइटिंग के लिए जाने जाते हैं। पर वक्त हमेशा एक दिशा में बहता नहीं। 2000 के शुरुआती सालों में शशि और तिलोत्तमा ने निजी कारणों से अलग होने का फैसला लिया। कुछ समय बाद 2007 में शशि की जिंदगी में कनेडियन डिप्लोमेट क्रिस्टा गिल्स आईं। दोनों की मुलाकात यूएन में हुई थी और रिश्ता शादी तक पहुंचा, लेकिन यह साथ ज्यादा लंबा नहीं चला और कुछ सालों बाद दोनों अलग हो गए। फिर आया अगस्त 2010। शशि की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जहां उन्हें लगा, शायद यही वो इंसान है जो मुझे समझ सकता है। इस बार उन्हें वो साथी मिला जिसे वो दिल से अपना सोलमेट कहते हैं। प्यार की ये धुन मानो उनकी बाकी जिंदगी को नई चमक दे गई। शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर, 2 लोग, 2 बिल्कुल अलग दुनिया से आए, लेकिन मिलकर एक कहानी बनाते हैं जिसकी शुरुआत होती है उनकी शादी से। केरल के पलक्कड़ स्थित थरूर परिवार के पुराने घर में एक खूबसूरत पारंपरिक रस्म के साथ दोनों शादी के बंधन में बंधते हैं। सुनंदा एक कामयाब बिजनेस वूमेन, कश्मीर की बेटी जिसने दुबई में अपना नाम बनाया था। दोनों की ये शादी जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही जल्दी विवादों के घेरे में आ भी गई। लेकिन उस हिस्से तक हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे। शुरुआती दिनों में शशि का पूरा फोकस उनके डिप्लोमेटिक करियर पर था। 1978 में उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में एक स्टाफ मेंबर के तौर पर शुरुआत की। पहली पोस्ट थी यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, जेनेवा। कुछ ही वक्त में वे सिंगापुर ऑफिस के हेड बन गए, जहां वियतनाम के बोट पीपल क्राइसिस को संभालने की जिम्मेदारी उन पर आई। इस दौर को याद करते हुए वो अक्सर कहते थे, यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, इंसानी जिंदगियां दांव पर थीं। बोट पीपल का यह पूरा मामला आज भी इतिहास का बेहद दिलचस्प चैप्टर है। अगर इस पर एक बार पढ़ोगे तो सोचोगे, दुनिया किस किस दौर से गुजरी है। इस मिशन के बाद शशि जेनेवा स्थित यूएनएचसीआर हेडक्वार्टर्स लौट आए और लगभग 10 साल तक अलग अलग भूमिकाओं में काम किया। आगे चलकर वो स्पेशल असिस्टेंट बने, अंडर सेक्रेटरी जनरल स्पेशल पॉलिटिकल अफेयर्स के। यही विभाग बाद में यूनाइटेड नेशंस का
पीस कीपिंग ऑपरेशंस बन गया। इस जिम्मेदारी की वजह से उन्हें न्यूयॉर्क शिफ्ट होना पड़ा और इसी दौरान उन्होंने अपनी पहली मशहूर किताब लिखी, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, जो भारतीय राजनीति पर एक तेज और मजेदार व्यंग्य था। पीस कीपिंग के काम में उन्होंने कई देशों में मिशन संभाले। परफॉर्मेंस इतनी मजबूत थी कि उन्हें बनाया गया डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू सेक्रेटरी जनरल, जो उस समय थे कोफी अन्नान। और बस यहीं से थरूर का कद यूनाइटेड नेशंस की ऊंची सीढ़ियों तक पहुंच गया। सिर्फ 45 साल की उम्र में वो यूएन की टॉप टीम का हिस्सा थे और ग्लोबल स्ट्रेटजी प्लानिंग उनके हाथों में थी। इस दौरान उन्होंने एंटीसेमिटिज्म, इस्लामोफोबिया और इंटॉलरेंस जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गहराई से काम किया। उन्हें सम्मान देते हुए भारत सरकार ने साल 2004 में प्रवासी भारतीय सम्मान दिया, जो विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। धीरे धीरे हालात ऐसी दिशा में बढ़ने लगे जिसे देखकर लगा मानो सब कुछ बदल सकता है। भारत सरकार ने फैसला किया कि थरूर को अगला यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल बनने के लिए नामित किया जाए। यूएन का सेक्रेटरी जनरल यानी दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल बॉडी का मुखिया। उस समय शशि की उम्र 50 साल थी, यानी अगर वो चुने जाते तो इतिहास के सबसे युवा सेक्रेटरी जनरल्स में उनका नाम होता। मनमोहन सिंह से उनकी मुलाकात हुई और ऑफर दिया गया। वैसे तो यूएसए, यूके और रूस भारत के साथ थे। फ्रांस के साथ थरूर के रिश्ते मजबूत थे, इसलिए वहां दिक्कत नहीं थी। अब बचा केवल एक देश, चीन। चीन क्या करेगा, यही तय करने के लिए थरूर खुद वहां के फॉरेन मिनिस्टर से मिलने पहुंचे। मुलाकात में मिनिस्टर ने साफ कहा, हम चाहते हैं कि कोई एशियन इस पद तक पहुंचे। अपनी सरकार को कह दीजिए चीन आपकी राह में नहीं आएगा। फिर वोटिंग हुई। चीन ने वाकई थरूर के पक्ष में वोट दिया, लेकिन नतीजा आया थरूर दूसरे स्थान पर रहे। कारण बाद में सामने आया। वॉशिंगटन एक मजबूत सेक्रेटरी जनरल नहीं चाहता था और इसी वजह से बाण की मून को नया सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। थरूर को यूएन में किसी भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ रहने का ऑफर दिया गया, पर उन्होंने कहा, मैंने जो करना था कर चुका हूं, अब वक्त है आगे बढ़ने का। और इसी निर्णय के साथ उनका लंबा यूएन अध्याय खत्म हो गया। यूएन से मुक्त होने के बाद उन्होंने दुबई की एक कंपनी में चेयरमैन के तौर पर काम शुरू किया। इसके साथ कई संस्थाओं में बोर्ड मेंबर भी बने। फ्लेचर स्कूल, एस्पन इंस्टीट्यूट, इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल, अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन, वर्ल्ड पॉलिसी जर्नल, वर्च्यू फाउंडेशन, सूची लंबी है। फिर आया साल 2009। कांग्रेस पार्टी उस समय सोनिया गांधी के नेतृत्व में थरूर से संपर्क करती है अगले लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। थरूर बताते हैं कि उस वक्त सीपीआई, बीजेपी और कई दूसरी पार्टियां भी उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का रास्ता चुना क्योंकि उनकी सोच, उनका विजन उस आइडियोलॉजी से सबसे ज्यादा मेल खाता था। थरूर के नजरिए में कांग्रेस की सोच लिबरल और प्लूरल थी। यह उनका अपना मानना था। जब पार्टी ने तिरुवनंतपुरम, केरल से उनका नाम आगे बढ़ाया तो जैसा कि अक्सर राजनीति में होता है, विरोधियों ने उन्हें तुरंत एलिट आउटकमिंग आउटसाइडर की छाप देने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन थरूर पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने चुनाव से महीनों पहले ही जमीन पर उतरकर कैंपेन शुरू कर दिया। पोस्टर्स, बैनर्स, घर घर मीटिंग्स और साफ साफ बताया कि सांसद बनने पर वो कौन से प्रोजेक्ट लाएंगे और किस दिशा में फंड खर्च करेंगे। हालांकि यह भी सच है कि जब किसी बाहरी नेता को अचानक शीर्ष टिकट मिलता है तो स्थानीय नेता खुद को अनदेखा महसूस करते हैं। इसी नाराजगी का असर तिरुवनंतपुरम में भी दिखा। कई स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने ओपनली अपनी नाखुशी जताई, पर थरूर लगातार अपने काम पर टिके रहे और नतीजा आया। वो करीब 9,989 वोटों की भारी बढ़त से जीत गए। सिर्फ सांसद ही नहीं बने, पहले ही टर्म में उन्हें मनमोहन सिंह सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स की जिम्मेदारी दे दी गई। उनका शुरुआती दौर राजनीति में बेहतरीन रहा। सालों से ठंडी पड़ी अफ्रीकी देशों के साथ भारत की बातचीत को उन्होंने फिर से गति दी। यहां उनकी धारदार फ्रेंच भाषा ने काफी मदद की, क्योंकि अफ्रीका के कई देशों में फ्रेंच ही मुख्य भाषा है। और फिर आया सोशल मीडिया का दौर। थरूर उन शुरुआती भारतीय नेताओं में से थे जिन्हें ट्विटर की ताकत समझ में आई।
2009 तक वो मोस्ट फॉलोड इंडियन ऑन ट्विटर बन चुके थे। लेकिन जैसे फिल्मों में अचानक मोड़ आता है, वैसे ही कुछ महीनों बाद उनके करियर की रफ्तार थमने वाली थी, या कहना चाहिए रुकने की कगार पर आ गई थी। 2010 में क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा प्रयोग शुरू हुआ जिसने इस खेल को ही नए जमाने में पहुंचा दिया। इंडियन प्रीमियर लीग। बिडिंग के जरिए टीमों की नीलामी हो रही थी, नए मालिक, नए शहर, पूरा माहौल बिजली सा चमक रहा था। अब सवाल थरूर यहां कैसे जुड़े? तो कोची, केरल की टीम के लिए जो कंपनी बोली लगा रही थी, उसे थरूर सलाह दे रहे थे, एक तरह से मेंटर कर रहे थे। कोची ने बिड जीत भी ली, लेकिन असली विवाद तब पैदा हुआ जब उनकी करीबी दोस्त सुनंदा पुष्कर को लगभग $5 मिलियन यानी करीब 130 करोड़ रुपए की स्वेट इक्विटी बिल्कुल फ्री में दे दी गई। सुनंदा को यह स्टेक क्यों मिला? किसने दिलाया? क्या यह सब थरूर के प्रभाव की वजह से हुआ? ये बातें दबी रह सकती थीं। पर ललित मोदी ने अप्रैल 2010 में एक ट्वीट कर दिया जिसने पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर का तूफान बना दिया। ट्वीट में उन्होंने संकेत दिया कि सुनंदा पुष्कर को जो भारी भरकम स्टेक मिला है वो असल में थरूर के बिहाफ पर दिया गया। ट्वीट के बाद मीडिया चैनलों की स्क्रीन बस इसी खबर से भर गई और थरूर को संसद में खड़े होकर पूरे मामले का पक्ष रखना पड़ा। संसद में उनकी एक पंक्ति काफी चर्चा में रही, मैंने किसी भी तरह का अनुचित लाभ नहीं लिया, न ही किसी को दिलवाया। विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथ लगते ही आसमान पर चढ़ा दिया। सुनंदा पुष्कर ने तुरंत अपना पूरा स्टेक वापस कर दिया, लेकिन हवा इतनी बिगड़ चुकी थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शशि थरूर की छवि पर गहरा धब्बा लग गया था और आखिरकार उन्हें अपनी मंत्रालय की कुर्सी छोड़नी पड़ी। थरूर ने कहा था, आईपीएल में मैं किसी भी स्कैम का हिस्सा नहीं था। मुझे इसलिए गिराया गया क्योंकि मैंने कुछ ताकतवर क्रिकेट लॉबीज को नाराज कर दिया था। इसी विवाद के कुछ महीने बाद अगस्त 2010 थरूर और सुनंदा पुष्कर ने शादी कर ली। देश के लिए यह खबर बड़ी थी। केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर और बिजनेसवुमन सुनंदा पुष्कर अब पति पत्नी थे। मंत्रालय हाथ से निकल चुका था, लेकिन सांसद की जिम्मेदारी अभी भी उनके पास थी। वो अपने संसदीय क्षेत्र में पूरे ध्यान से काम करते रहे, पार्लियामेंट में अपनी राय खुलकर रखते रहे और लिखने का जुनून भी जारी रहा। 1990 और 2000 में उनकी कई किताबें आईं। शो बिजनेस, इंडिया, फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम, नेहरू, द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। और मजेदार बात यह है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत की यात्रा पर आए थे, तो उन्होंने अपनी एक स्पीच में थरूर की किताब को कोट भी किया था। 2012 में उनके राजनीतिक करियर को फिर एक मौका मिला। सरकार ने उन्हें वापस शामिल किया और उन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बनाया गया। लेकिन पोस्ट संभालने के कुछ ही समय बाद उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में उनकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, भाइयों बहनों बताइए, क्या किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? थरूर ने इसका जवाब ट्विटर पर दिया, मेरी पत्नी की कीमत आपकी कल्पना के 50 करोड़ से कहीं ज्यादा है। वो अनमोल है। इस बात को समझने के लिए पहले प्यार करना सीखना पड़ता है। अब 2014 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव का दौर आया। थरूर तिरुवनंतपुरम से दोबारा मैदान में थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कुछ ऐसा हो गया जिसने उनकी पूरी दुनिया उलट कर रख दी। सुनंदा पुष्कर, उम्र 52 साल, एक हाई प्रोफाइल करिश्माई महिला और देश के एक बड़े नेता की पत्नी। दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित होटल लीला पैलेस में थरूर और सुनंदा अस्थायी रूप से ठहरे थे, क्योंकि उनके घर में रेनोवेशन चल रहा था और यहीं उसी कमरे में सुनंदा पुष्कर मृत मिली। थरूर का कहना था कि यह आत्महत्या है, लेकिन पुलिस को सुनंदा के शरीर पर कई चोटों के निशान मिले। घर में काम करने वाली हेल्प का भी कहना था कि सुनंदा और थरूर अक्सर फोन पर बहस करते थे। एक बार तो सुनंदा ने फोन पर कहा था, मैं मीडिया को सब बता दूंगी। लेकिन इन सब घटनाओं से भी अधिक हैरान कर देने वाली बात इसकी 48 घंटे पहले हुई थी। मेहर तर्रार, एक पाकिस्तानी पत्रकार। थरूर के ट्विटर अकाउंट से सुनंदा ने कई ट्वीट पोस्ट की। हाँ, शशि के अकाउंट से सुनंदा ने खुद ट्वीट किए थे, मेहर तर्रार पर आरोप लगाते हुए कि वह उनके पति को लगातार मैसेज कर रही हैं, स्टॉक कर रही हैं। उस समय थरूर के 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। ट्वीट आग की तरह फैल गया। थरूर ने कुछ समय बाद ट्वीट किया, मेरा अकाउंट हैक हुआ है,
मैं इसे अस्थायी तौर पर बंद कर रहा हूं। अगले दिन भी सुनंदा ने तर्रार पर गंभीर आरोप लगाए, यहां तक कि उन्हें आईएसआई से जोड़ने की बात लिखी। इसी शाम थरूर ने एक संयुक्त बयान जारी किया, हम खुशहाल शादीशुदा हैं और यही बने रहना चाहते हैं। लेकिन सुनंदा का आखिरी ट्वीट, जिसे पढ़कर ऐसा लगा जैसे कहानी किसी और दिशा में मुड़ रही है, वो अब इतिहास का हिस्सा बन चुका था। सुनंदा का आखिरी मैसेज, नाउ नोज व्हेन आई गेट टू गो विद जॉय, हंसते हुए जाऊंगी। ये लाइन मानो उनकी जिंदगी का एक रहस्यमय विराम चिन्ह बन गई। पुलिस को किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला। तब से लेकर आज तक सुनंदा पुष्कर की मौत एक पहेली की तरह भारतीय इतिहास में दर्ज है। मीडिया ने इसे नाम दिया इंडिया की पहली डेथ बाय ट्विटर। और याद रहे, यह सब कुछ ठीक उसी वक्त हो रहा था जब देश में लोकसभा चुनाव की हलचल चल रही थी। थरूर के विरोधियों ने उन्हें आउटसाइडर कहकर तो पहले ही घेरा था, अब उन पर प्ले बॉय और स्कैंडल में घिरे नेता जैसे नए आरोप भी चिपकने लगे। बीजेपी ने खुलेआम उनके इस्तीफे और आपराधिक जांच की मांग की, लेकिन इसके बावजूद तिरुवनंतपुरम की जनता ने उन्हें छोड़ा नहीं। वो फिर भी 15,700 वोटों से जीत गए। हालांकि केंद्र में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी थी और थरूर अब विपक्ष के नेता के तौर पर संसद में लौटे थे। सुनंदा केस में उन पर हत्या का आरोप तो नहीं लगा, पर अबेटमेंट टू सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का केस जरूर चला। कई सालों तक कोर्ट कचहरी के बीच यह मामला चलता रहा और आखिर साल 2021 में दिल्ली की सेशंस कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। उस दिन बाहर निकलते हुए थरूर ने कहा, 7.5 साल की यातना आखिर खत्म हुई। विपक्ष में रहते हुए थरूर का अंदाज थोड़ा अलग था। जहां गलत लगा उन्होंने सरकार पर बिना झिझक सवाल उठाए, लेकिन जहां कोई नीति अच्छी लगी जैसे स्वच्छ भारत अभियान, वहां उन्होंने खुलकर तारीफ भी की। इस बीच मोदी सरकार ने उन्हें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स का चेयरमैन भी बनाया, लेकिन कांग्रेस को उनका यह न्यूट्रल टोन पसंद नहीं आया। नतीजा यह हुआ कि उन्हें पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ताओं की सूची से हटा दिया गया। यही दौर था जब जुलाई 2015 में ऑक्सफोर्ड यूनियन में थरूर का भाषण पूरी दुनिया में वायरल हो गया। उनकी आवाज में ब्रिटिश राज पर गजब की ताकत और तर्क थे। इसके बाद उन्होंने एट ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नाम की किताब भी लिखी, जो भारत के उपनिवेश काल की परतों को बेहद धारदार तरीके से खोलती है। थरूर ने लोकसभा में होमोसेक्सुअलिटी को अपराध की परिभाषा से बाहर करने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया। We have no difficulty with giving the Secretary General the right to treat his homosexual staff the same way he treats his heterosexual staff. उनके शब्द आज भी याद किए जाते हैं, ये मामला सेक्स का नहीं, ये संवैधानिक स्वतंत्रता का मुद्दा है। और साल 2018 में एक भाषण के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अगर उन्हें तीनों शक्तियां मिल गईं, तो वो भारत के संविधान को फाड़कर एक नया संविधान लिख देंगे, जो हिंदू राष्ट्र के विचार पर आधारित होगा, जहां अल्पसंख्यकों की बराबरी खत्म हो जाएगी और भारत एक तरह से हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। बीजेपी ने इस बयान का जबरदस्त विरोध किया। एक नेता ने कहा, शशि थरूर जी, आप पाकिस्तान के नागरिकों से प्यार करना चाहते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान के नागरिकों से प्यार करिए। कांग्रेस ने तुरंत सफाई देते हुए थरूर की इस टिप्पणी से दूरी स्टैंड है उससे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमने बहुत क्लियरली। साल 2018 आते आते थरूर लगातार चर्चाओं में बने रहे। उसी साल उन्होंने वही आई एम ए हिंदू लिखी, एक किताब जो उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नजरिए की झलक देती है। और तुरंत बाद उन्होंने एक और किताब उतार दी, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें उन्होंने समकालीन राजनीति पर अपनी धारदार राय रखी। इसके बाद उन्होंने अपना तीसरा लोकसभा चुनाव लड़ा और इस बार तो पिछले सारे रिकॉर्ड मिटा दिए। 1 लाख से ज्यादा वोटों की बढ़त लेकर फिर से जीत गए, लेकिन सत्ता में फिर बीजेपी की भारी बहुमत के साथ वापसी हुई और थरूर वापस विपक्ष में बैठे। अब थरूर को लगने लगा था कि पार्टी को भीतर से बदलने की जरूरत है। यही वजह थी कि वो G23 समूह का हिस्सा बने, पार्टी के उन 23 नेताओं में से जो कांग्रेस में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहते थे। इन्होंने सामूहिक रूप से एक पत्र लिखा जिसमें गांधी परिवार से संगठन में बड़े बदलाव करने की अपील की गई। कई लोगों ने इसे गांधी परिवार के खिलाफ एक तरह की बगावत माना। साल 2022 के अक्टूबर में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था। 20 साल बाद पार्टी में ऐसा आंतरिक चुनाव हो रहा था। थरूर ने खुद को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया।
हालांकि गांधी परिवार का समर्थन उनके साथ नहीं था। नतीजा यह हुआ कि वो बुरी तरह हार गए और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। यूं ही साइडलाइन होते होते उनका तीसरा टर्म पूरा हुआ और देश 2024 के लोकसभा चुनावों तक पहुंच गया। थरूर फिर चुनाव लड़े और चौथी बार संसद पहुंच गए। लेकिन इस टर्म में एक बदलाव साफ दिखा। थरूर लगातार प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना कर रहे थे और बेहद कम मौकों पर ही उन्होंने सरकार का विरोध किया। चाहे विदेश नीति हो, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री की मुलाकात या फिर ऑपरेशन सिंदूर, थरूर ने खुले तौर पर तारीफ की। और इसके बाद एक और बड़ा कदम, सरकार ने उन्हें बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का प्रमुख बनाकर अमेरिका और अन्य देशों में भेजा। उनके इस बदले टोन पर कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। किसी ने कहा, शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। और बस यहां से अफवाहें तेज हो गईं कि थरूर शायद कांग्रेस छोड़ देंगे। लेकिन थरूर ने इन बातों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, मैं कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। आगे क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, या शायद जैसा कि लोग कहते हैं, थरूर खुद जानते होंगे कि उनकी अगली चाल क्या है। और यहीं खत्म होती है एक करिश्माई नेता, एक जबरदस्त लेखक और एक विवादों से घिरे लेकिन बेहद लोकप्रिय चेहरों में से एक, शशि थरूर की कहानी। शायद जिंदगी कई चेपटें मारती है, कभी आसमान पर चढ़ाती है, कभी जमीन पर गिराती है, लेकिन कुछ लोग हर बार धूल झाड़कर फिर खड़े हो जाते हैं। थरूर उन्हीं में से एक है। उनका सफर सीधे साधे रास्तों पर नहीं चला, लेकिन हर मोड़ कहानी बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही गहराई में उतरने वाली कहानियां देखने के लिए रिवीलिंग आइज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां हम सच को उसके सबसे अनोखे रूप में सामने लाते हैं।